हेलो स्टूडेंट्स। कंडेंसेशन पॉलीमर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर के चल रहे हैं पॉलीएस्टर। सबसे पहले पॉलीएस्टर्स क्या होते हैं, जैसे आपने पॉलीअमाइड पढ़ा था उनमें अमाइड लिंकेज होती है, इसी तरह पॉलीएस्टर्स में एस्टर लिंकेज होगी। एस्टर लिंकेज कब बनती है पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एक आपके पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, और दोनों के बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और एस्टर लिंकेज बन जाएगी। वो मैं पहले भी आपको अमाइड लिंकेज और एस्टर लिंकेज में समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर पॉलीएस्टर्स कब बनते हैं? ये बनेंगे, ऐसे मोनोमर होने चाहिए पॉलीएस्टर बनाने के लिए। एक मोनोमर ऐसा हो जो डाई कार्बोक्सिलिक यानी कि दो कार्बोक्सिल ग्रुप रखता हो, COH ग्रुप रखता हो, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया है टेरिथैलिक एसिड। और एक ऐसा मोनोमर होना चाहिए जो डाईओल, जो डाईओल का मतलब जिसके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों। जैसे यहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल में देखिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है OH और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये है OH। तो दीज आर द पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डाईओल्स। और इसमें फर्स्ट हम लेकर के चल रहे हैं डेक्रोन और टेरिलीन। डेक्रोन और टेरिलीन जो है इसके मोनोमर रहेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड। अगर IUPAC नेम आप कहेंगे तो इथेन 1,2 डाइओल हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का IUPAC नेम। और अगर टेरिथैलिक एसिड का IUPAC नेम कहेंगे तो बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इनकी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी और यहाँ से जो आपके पास ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इनके बीच से वाटर निकलेगा। जब वाटर निकलेगा तो एक ध्यान रखना, यहाँ से इसका H जाएगा, यहाँ H जो निकलेगा ये निकलेगा CH2OH, ये OH ग्रुप का H निकलेगा और OH इसका निकलेगा। ये ध्यान रखना पर्टिकुलर। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं ये सोचकर कि ये एसिड है तो ये यहाँ से H देगा, लेकिन इसमें ध्यान रखना कि यहाँ से ये H जाएगा और ये OH जाएगा। और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हम ऑर्गेनिक का चैप्टर जब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर आपको बताएंगे भी कि हाँ किस तरह से यहाँ से H निकलता है और इसका OH निकलता है। तो ये ध्यान रखना, जब ये ऐड होंगे तो यहाँ से H जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का और OH जाएगा यहाँ से टेरिथैलिक एसिड का। और यहाँ लिंकेज कौन सी बन जाएगी? एस्टर लिंकेज COO। दिस इज द एस्टर लिंकेज, ये एस्टर लिंकेज दिखाई गई है इसमें, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है पॉलीएस्टर। बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे। कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे? अगर इसके हम N मॉलिक्यूल और इसके भी N मॉलिक्यूल लेकर के चलें तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएंगे। डेक्रोन फाइबर्स और टेरिलीन इज crease resistant, ड्यूरेबल एंड हैज़ लो मॉइस्चर कंटेंट। और यूजेस का जिक्र करें, इट इज़ यूज्ड इन ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स, उनके साथ ब्लेंड किया जाता है कॉटन और वूल फाइबर्स के साथ। एज ग्लास रिनफोर्सिंग मटेरियल्स इन सेफ्टी हेलमेट्स, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स। हेलमेट्स में यूज़ किया जाता है एज ए रिनफोर्सिंग मटेरियल्स। और दूसरा मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स जो आती हैं, जो आप टेप रिकॉर्डर वगैरह में या वीडियो की कैसेट्स जो पहले आती थी उनमें जो आप टेप देखते थे उसको हम मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप बोलते हैं, वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम में आपसे यही कहेंगे कि डेक्रोन पॉलीएस्टर है या पॉलीअमाइड है, इस टाइप से आपसे पूछ सकते हैं। डेक्रोन के मोनोमर का नाम क्या है, डेक्रोन के मोनोमर का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पॉलीमराइजेशन दिखाइए। तो ये हम पॉलीमराइजेशन इसकी दिखा सकते हैं। पॉलीमराइजेशन के दौरान हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पर जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राईऑक्साइड, ये यहाँ पर यूज़ करके चलते हैं हम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेक्रोन और टेरिलीन। अब इसी तरह यहाँ पर अगर एक और पॉलिएस्टर का जिक्र करें, दो पॉलिएस्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक आपने डेक्रोन पढ़ा है, ग्लिप्टल होता है। ग्लिप्टल में क्या है, बस हल्का सा चेंज आ जाएगा कि ग्लिप्टल के जो आपके पास मोनोमर्स आएंगे तो ग्लिप्टल वाले में क्या हो जाएगा कि यहाँ टेरिथैलिक एसिड है तो वहाँ पर थैलिक एसिड आ जाएगा। टेरिथैलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो थैलिक एसिड है वो क्या होता है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ध्यान रखना, डेक्रोन और ग्लिप्टल दोनों के मोनोमर में केवल क्या फ़र्क है? एक मोनोमर तो यही रहेगा इथाइलिन ग्लाइकोल दोनों में। डेक्रोन और टेरिलीन में, टेरिलीन एज द नेम इंडिकेट टेरिथैलिक एसिड रहेगा। और जो ग्लिप्टल अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें यहाँ टेरिथैलिक एसिड की जगह क्या आ जाएगा? थैलिक एसिड आ जाएगा, दैट इज बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के थ्रू डेक्रोन और टेरिलीन को बनाया गया, तो इस रिएक्शन से बेटर प्रोडक्ट मिला।
ट्रांस एस्टेरिफिकेशन इनफैक्ट क्या है? ट्रांस एस्टेरिफिकेशन है कि हम एस्टर की रिएक्शन ही अल्कोहल से कराएंगे और दूसरा एस्टर ऑब्टेन करेंगे। तो एक एस्टर अल्कोहल से रिएक्ट करेगा और दूसरा एस्टर प्रोड्यूस कर देगा, तो इसलिए इसको कहा गया है ट्रांस एस्टेरिफिकेशन। और ट्रांस एस्टेरिफिकेशन के थ्रू जो है डेक्रोन ऑब्टेन किया गया और उसमें यूज किया गया डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरिथैलिक एसिड। डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरिथैलिक एसिड क्या है? देखिए इसी स्ट्रक्चर में जो यहाँ पर COOH है, इस H को CS3 ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, इस H को भी मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरिथैलिक एसिड। और फिर इसको हीट किया गया इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ। देखिए इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट यहाँ से बीच से क्या निकल रहा है? यहाँ से H और यहाँ से OH निकल रहा है, तो क्या निकल रहा है? यहाँ से वाटर। और अगर यहाँ पे आप H की जगह CS3 ग्रुप लेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से मिथेनॉल निकल जाएगी और मिथेनॉल एज ए गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। और जब ये रिएक्शन होगी, मिथेनॉल गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर के जाएगी ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इसलिए अगर डाइमिथाइल एस्टर ऑफ टेरिथैलिक एसिड लेकर के उसकी पॉलीमराइजेशन करवाते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करके, तो हमें बेटर प्रोडक्ट मिला। तो इसमें हम यूज कर सकते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बाय यूजिंग एस्टर इंस्टेड ऑफ एसिड। अब हम लेकर के चलते हैं ग्लिप्टल। ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लिप्टल और एल्काइड रेजिन जो है इसमें सिर्फ क्या चेंज आ जाएगा, एक मोनोमर तो इथाइलिन ग्लाइकोल ही रहेगा और दूसरा मोनोमर टेरिथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड आ जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। वही एस्टर लिंकेज बनेगी, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा और एस्टर लिंकेज यहाँ पर ये बन जाएगी। तो इससे ग्लिप्टल बन जाएगा। ग्लिप्टल का यूज जो है वो पेंट्स एंड लेकर्स इंडस्ट्री में किया जाता है। तो हमने पॉलीएस्टर के अंदर दो एग्जांपल पढ़े हैं आपके, वन इज़ द डेक्रोन और उसको हम टेरिलीन भी कहते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा है ग्लिप्टल और अल्काइड रेजिन पढ़ा है। और भी पॉलीएस्टर के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स में पढ़ेंगे उनके बारे में। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं यहाँ पर बेकेलाइट और नोवोलैक। अब हम लेकर के चलते हैं बेकेलाइट, नोवोलैक और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। बेकेलाइट जैसा कि आपने घरों में इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो आप देखते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। बेकेलाइट हो या नोवोलैक हो, इनफैक्ट क्या है यहाँ पर आपको डिफरेंस बताए, नोवोलैक जो है वो लीनियर पॉलीमर है और बेकेलाइट जो है ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क और यू कैन से क्रॉस क्रिस जो आपने पढ़ा था वो क्रॉस नेटवर्क वाला पॉलीमर है। तो दोनों के मोनोमर सेम रहेंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहाँ फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, और जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट यहाँ पर बनाएंगे हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, सिंपली समझिए, यहाँ पर फिनॉल है, बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ है जो कि रिंग को एक्टिवेट करेगा, और अगर ये रिंग को एक्टिवेट करेगा रेजोनेंस के थ्रू तो रिंग एक्टिवेट होगा और इस पे अटैक कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और यहाँ पर अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड में आपको पता है कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ी होती है और 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने से जो कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O वाला, वहाँ ऑक्सीजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा कर लेती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन पे कम हो जाएगी, कार्बोनाइल कार्बन पे। और कार्बोनाइल कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और ऑक्सीजन पे नेगेटिव। और जब बेंजीन रिंग जो यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ये OH ग्रुप भी इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, आप देख रहे हैं यहाँ रिंग के अंदर। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच है और कार्बन यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, तो यहाँ कार्बन जो है ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल और अटैक कहाँ करेगा। अब आपको पता है OH ने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, ऑर्थो और पैरा पे। तो यहाँ पर जो कार्बन होगा
फॉर्मेल्डिहाइड वाला कार्बोनाइल कार्बन ये अटैक करेगा, ऑर्थो पे कर सकता है, पैरा पे कर सकता है और तीनों पोजीशन पे कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पर हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी मिल सकता है या मिलेगा, पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी मिलेगा या ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल भी मिलेगा, और हमें यहाँ पर सभी पोजीशन ऑर्थो और पैरा ऑक्यूपाई हो जाएं और आप कह सकते हो 246 ट्राई हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल इसमें मिलेगा। ये वाले आपको डेरिवेटिव्स यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले ये बनेंगे जब फिनॉल रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, और फिर ये डेरिवेटिव्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं फिनॉल के साथ, और सबसे पहले ये क्या करते हैं कि एक लीनियर चेन बनाते हैं और इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए इसको समझिए, यहाँ पर क्या है, सपोज आपके पास ये वाला बना है ऑर्थो वाला, तो ऑर्थो यहाँ पर आया, इस ऑर्थो का यहाँ से CS2OH यानी इसका OH ग्रुप, और यहाँ से दूसरा जो आपके पास ऑर्थो डेरिवेटिव्स है ये, इसका यहाँ से H ग्रुप, तो यहाँ पे CS2OH है ये वाला ग्रुप, तो इसका OH और यहाँ से इसका H वाटर बन के निकल गया और ये CS2 लिंकेज से कनेक्ट हो गया। इस साइड इसका CS2OH ग्रुप और इसका H, तो इसका H और CS2OH वाले का OH यहाँ से वाटर निकलेगा और ये CS2 लिंकेज से कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरह से यहाँ एक लीनियर चेन बन जाएगी, और जो लीनियर चेन पॉलीमर बनेगा उसी को हम कहेंगे नोवोलैक्ट। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था कि नोवोलैक के मोनोमर्स क्या होते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि नोवोलैक के मोनोमर क्या है, हमने तो बेकेलाइट पढ़ा था, लेकिन मैंने बताया कि लीनियर चेन जो बनती है इसी को हम नोवोलैक कहते हैं। पेंट्स इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है, और इसके मोनोमर भी क्या रहेंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। अब बेकेलाइट कैसे बनता है, बेकेलाइट बनेगा जो नोवोलैक बन जाएगा, वो नोवोलैक एक दूसरे के साथ कंडेंस होंगे फिर, और स्टेप वाइज यहाँ पर कंडेंसेशन जो होगी वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, जो हमने आपको बताया था कि पहले डाइमर ट्राइमर बन जाएंगे, डाइमर बन जाएंगे यानी ओलिगोमर्स बन जाएंगे, फिर वो ओलिगोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना देंगे। तो बेकेलाइट जो बनेगा वो फर्दर इसी की रिएक्शन से बनेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहेंगे बेकेलाइट। उसमें इस साइड भी लिंकेज हो जाएगी CS2 ग्रुप के साथ, इस साइड भी लिंकेज हो जाएगी CS2 ग्रुप के साथ। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है, नोवोलैक ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग and form infusible solid mass called बेकेलाइट। क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर हो जाएगी और क्या बनाएगा, इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बनाएगा कॉल्ड बेकेलाइट। और आपको पता है इनफ्यूजिबल सॉलिड मास, तो इसका मतलब थर्मोसेटिंग है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना रहा है, तो यहाँ पर थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपको ऑब्टेन हो जाएगा जिसको हम रिमोल्ड नहीं कर सकते। Thus, बेकेलाइट is formed by cross linking of linear chains of the polymer नोवोलैक। तो नोवोलैक से ही ये 3 डायमेंशनल बनता है। अब बहुत सारी बुक्स में क्या है, आप ध्यान देना, वहाँ गलती कर रखी है, यहाँ जो CS2 से लिंकेज दिखा रखी है वो यहाँ दिखाई हुई है कई जगह, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में, तो ध्यान रखना मिसप्रिंट हो सकता है। आपको पता है कि यहाँ मेटा पे नहीं आएगा ये ग्रुप, CS2OH यहाँ कौन से पे आएगा, ऑर्थो पे। ये CS2OH कहाँ है, पैरा पे, इसके पैरा पे, तो यहाँ ऑर्थो और पैरा के थ्रू ही लिंकेज हो रही है, जैसे ये ऑर्थो के थ्रू, ये ऑर्थो के थ्रू, और ये वाले लिंकेज पैरा के थ्रू हो रही है यहाँ पे। तो ये बन जाएगा यहाँ पर क्रॉस लिंक्ड 3 डायमेंशनल, और यू कैन से थर्मोसेटिंग पॉलीमर, दैट इज बेकेलाइट। बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉम्स, phonograph records, electrical switches and handles of various utensils। ये इसके यूजेस आ जाएंगे बेकेलाइट के। तो आपको पॉलीमराइजेशन करनी है, बेकेलाइट और नोवोलैक के मोनोमर सेम ही है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये ध्यान रखना है। नोवोलैक लीनियर चेन है, लीनियर पॉलीमर है, जबकि बेकेलाइट जो है ये क्रॉस लिंक और यू कैन से 3 डायमेंशनल थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नोवोलैक और बेकेलाइट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब की बार भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। जो आपने अनब्रेकेबल क्रॉकरी, आप कहते हैं कि ये ऐसे कप प्लेट बने हुए हैं, ऊपर से डाल दो टूटते नहीं है, तो जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनती है वो इन्हीं की बनाई जाती है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर की।
तो मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर जो है इसके मोनोमर्स क्या हो जाएंगे, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मेलामाइन होगा और फॉर्मेल्डिहाइड होगा। तो दिस इज मेलामाइन एंड दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। जो मेलामाइन है अगर इसकी नंबरिंग हम यहाँ से करते हैं, यहाँ 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको हम 2, 4, 6 ट्राई अमीनो 1, 3, 5 ट्राई एजीन ये भी कह सकते हैं। तो ये मेलामाइन हो जाएगा, ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा। उसी तरह पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट कैसे बनता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप और CHO इसकी रिएक्शन से बनता है। इनफैक्ट अब की बार यहाँ पर जो नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे और कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे और रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। और यहाँ भी क्या कहाँ लग सकता है ग्रुप, जो यहाँ पे NHCH2OH बना है ये यहाँ भी बन सकता है, ये ग्रुप यहाँ भी बनेगा, ये ग्रुप यहाँ भी बनेगा। और फिर ये इंटरमीडिएट जो होंगे इनकी पॉलीमराइजेशन होगी और ये क्या बनाएंगे, मेलामाइन पॉलीमर बनाएंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाएंगे। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी बैकेलाइट की तरह ही थर्मोसेटिंग होता है और ये वाला भी क्रॉस लिंक होता है। यूज़ कहाँ करते हैं, अनब्रेकेबल क्रॉकरी में। इसका मेन जो इम्पोर्टेंट यूज़ है वो ये आ गया कि इसके जो अनब्रेकेबल कप्स और प्लेट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं मेलामाइन पॉलीमर्स के बने होते हैं वो वाले। अब हम लेकर के चलते हैं यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन एज द नेम इंडिकेट, यहाँ मोनोमर क्या हो जाएंगे, यूरिया हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड दिस इज यूरिया। तो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड इसके रेजिन हो जाएंगे। यूरिया का IUPAC नेम लिखिए, आप ट्राई करिए कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। मैंने 11th में आपको करवा रखा है इसका IUPAC नेम, तो इसका IUPAC नेम लिखिए, इसका IUPAC नेम भी लिखिए। IUPAC नेम से भी कह सकते हैं आपको, इसका IUPAC नेम और इसका IUPAC नेम देखिए कहते हैं कि ये मोनोमर जब मिलेंगे तो आपके पास कौन से वाला पॉलीमर बनेगा। इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन होगी तो देखिए जैसा मैंने मेलामाइन में बताया था यहाँ बिल्कुल उसी तरह जो यहाँ नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है ये इस कार्बन पे अटैक करेंगे यहाँ पर। अब इनके बीच कैसे रिएक्शन होगी, ये अटैक करके कार्बोनाइल कार्बन पे फिर इनके यहाँ से कैसे हाइड्रोजन निकालता है ये और यहाँ पे NHCH2OH ग्रुप लगता है। ये पूरा जो इसका रिएक्शन है ये आपको जब हम एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर करवाएंगे तो वहाँ पर इसका पूरा मैकेनिज्म बताएंगे। सिंपली ये समझिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करके ये इंटरमीडिएट बनाएगा, यहाँ पर डाईमिथाइल ऑल यूरिया। डाईमिथाइल ऑल यूरिया हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, ये जो ग्रुप है यहाँ पर इसको मैंने कहा है मिथाइल ऑल, ये CH3 था, CH3 का ये माने एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया OH से, तो इसको मैंने मिथाइल ऑल का है। एक मिथाइल ऑल ये है, एक मिथाइल ऑल ये है, तो ये डाई मिथाइल ऑल और ये आपके पास यूरिया था, यानी यूरिया का एक हाइड्रोजन यहाँ से, यहाँ NH2 है यूरिया में, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया मिथाइल ऑल से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो गया मिथाइल ऑल से। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ पर एक कलरलेस वाटर सॉल्युबल कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा डाईमिथाइल ऑल यूरिया। और फिर इसकी पॉलीमराइजेशन होगी और पॉलीमराइजेशन होगी तो क्या होगी, ऐसी ही यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ती चली जाएंगी। एक यूनिट जैसे ये है इसके साथ में दूसरी यूनिट रखिए तो यहाँ से इसका OH और दूसरी यूनिट का OH दोनों की कंडेंसेशन होगी और बीच से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इसी तरह ये यहाँ से OH और दूसरी इसी तरह यूनिट होगी OH, उसके बीच से वाटर निकल जाएगा और लिंकेज यही आ जाएगी CH2NH CO NHCH2। इस तरह से ये लिंकेज बन जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूजेस के लिए सिंपली मैं आपको बताऊँ, आप यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन जब पढ़ें तो इसके ब्रैकेट में फेविकोल लिख लेना। फेविकोल में यही होता है, फेविकोल आपने सुना होगा, अडेसिव होता है, वुडन वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन ही है वो। तो इट इज़ वाइडली यूज्ड इन अडेसिव्स, वुडन कार्विंग में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यूज़ किया जाता है एंड समटाइम्स मोल्डेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। तो ये आ जाएंगे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के यूजेस और मोनोमर क्या हो जाएंगे, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये हमने आपको कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में बताया। पहले आपको पॉलीअमाइड्स बताए थे, पॉलीअमाइड्स में हमने आपको नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, नायलॉन 6 बताया था। फिर हमने पॉलीएस्टर्स लिए, पॉलीएस्टर्स में हमने आपको डेक्रोन, टेरिलीन और ग्लिप्टल के बारे में बताया। उसके बावजूद हमने आपको बेकेलाइट और
नोवोलैक के बारे में बताया। फिर हमने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन लिया, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन से पहले हमने पढ़ा था मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर, जिसकी अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाई जाती है। तो ये हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स के बारे में बताया है। अब हम लेकर के चलेंगे बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स में भी जो हम एग्जाम्पल करेंगे, उन एग्जाम्पल में आपके पास पॉलीएस्टर और पॉलीअमाइड आएंगे जो आपके सिलेबस में हैं। अब हम लेकर के चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सबसे पहले हम ये बता रहे हैं कि बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पॉलीमर्स मिलते हैं उन्हें हम बायोपॉलीमर्स कहते हैं। द मैक्रोमोलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एसेंशियल फॉर आवर एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड बायोपॉलीमर्स। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, ये सभी बायोपॉलीमर्स हैं। आर सम ऑफ द बायोपॉलीमर्स ऑफ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंसीज। अब जितने भी बायोपॉलीमर्स हैं ये सभी के सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये अपने आप एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस से या फिर ऑक्सीडेशन से ये डिग्रेड हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करते हैं। तो इसलिए बायोपॉलीमर्स जो है ये बायोडिग्रेडेबल हैं। ऑल दीज बायोपॉलीमर्स आर बायोडिग्रेडेबल बिकॉज दे डिसइंटीग्रेट बाय themselves in biological systems during a certain period of time by enzymatic hydrolysis and to some extent by oxidation, so they don't cause any pollution. तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, एक्सप्लेन बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, या पीएचबीवी पर्टिकुलर पूछ लिया जाता है कि पीएचबीवी का एग्जाम्पल लेकर के बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर को बताइए। तो अगर आपसे ये कहा जाए व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एक्सप्लेन बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ पीएचबीवी, तो ये ध्यान रहे पहले आपसे पूछा गया है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, तो पहले उसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, उसके बावजूद आप पीएचबीवी जो आपसे पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या हो जाएंगे, जो एनवायरनमेंट में अपने आप एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिसइंटीग्रेट हो जाएं और कोई भी पॉल्यूशन कॉज ना करें, तो उन्हें हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। Polymers which disintegrate by themselves during a certain period of time and don't cause any pollution are called biodegradable polymers। ये डेफिनेशन हो जाएगी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की। और इसके विपरीत अगर हम लेकर के चलें, ऐसे पॉलीमर्स जो अपने आप डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे एनवायरनमेंट के अंदर और पॉल्यूशन कॉज करेंगे। आपको पता है सिंथेटिक पॉलीमर्स जो हैं, और सबसे बड़ा एग्जांपल पॉलीथीन बैग आप सभी जानते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो एंड पॉलीमर विच, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना, यहाँ वी टाइप हो गया गलती से, सी लगा लेना आप लोग। एंड पॉलीमर्स विच डोंट डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्व्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉज पॉल्यूशन आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो जाएंगे। अब इनमें क्या है कि जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं, आजकल साइंटिस्ट जो है वो ज़्यादा इन्हीं पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी ज़्यादा अटेंशन यही है कि हम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स बनाएं। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो होते हैं इनमें जनरली वो वाले फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो बायोपॉलीमर्स में मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में दो एग्जाम्पल हैं वो हम लेकर के चलेंगे, वन इज पीएचबीवी और सेकंड लेके चलेंगे नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। एक पॉलीएस्टर है, एक पॉलीअमाइड है। तो पहले हम इसमें लेके चलते हैं पीएचबीवी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, ये इसको नाम दिया गया है। एक्चुअली यहाँ पर जो यूज किए जाएंगे वो ब्यूटाइरिक एसिड और वैलेरिक एसिड यूज किया जाएगा। और अगर हम आईयूपीएसी में कहें तो इनके मोनोमर यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो जाएंगे, यानी ब्यूटाइरिक एसिड और वैलेरिक एसिड हो जाएंगे। इसलिए इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, दैट इज पीएचबीवी। तो पीएचबीवी के मोनोमर का आप ध्यान रखेंगे, पॉलीएस्टर है ये, बायोडिग्रेडेबल है ये देखिए पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट पीएचबीवी। पूरा नाम ना देकर के एग्जाम में जनरली आपसे पीएचबीवी ही दिया जाता है कि पीएचबीवी के मोनोमर बताइए। तो जैसा मैंने आपको बताया, एक मोनोमर हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, दिस वन
अगर हम नंबरिंग का जिक्र करें तो यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 3 पे आपके पास OH ग्रुप है, इसलिए हमने कहा है 3 हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन के लिए आपने ब्यूट कहा है, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एन का है, और COH ग्रुप आपने ओइक एसिड का है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड दिस इज 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और जब इनकी पॉलीमराइजेशन होगी, ऑब्वियसली यहाँ पर भी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगी। कोपॉलीमर है, ये भी 2 टाइप के मोनोमर इसमें यूज हुए हैं। तो यहाँ पर इसका COH ग्रुप और इसका OH ग्रुप, ये हम कह सकते हैं, या इसका COH ग्रुप और इसका OH ग्रुप। तो OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप और COH ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्ट करेंगे तो लिंकेज कौन सी बनेगी? एस्टर लिंकेज बनेगी। तो इसलिए दिस इज पॉलीएस्टर, और ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है, इसमें कनेक्टिविटी देखिए कैसे की है। सिंपली यहाँ से आप उठा करके चलें इसको, कि ये वाला आपके पास OH है, इस साइड कोई आपके पास 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड होगा, उसका COH ग्रुप होगा, उसका H और इसका OH यहाँ से निकलेंगे और बीच से यहाँ एस्टर लिंकेज बनेगी। तो यहाँ दिखाई गई है ये वाली एस्टर लिंकेज। फिर ये वाला कार्बन CH और इसके पास एक CH3 ग्रुप, CH, इसके पास ये CH3, ये फर्दर इससे CS2, ये आगे CS2, ये यहाँ पर COH। अब ये COH और ये OH, इनकी रिएक्शन होगी, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली ये रिएक्शन होगी, ये देखिएगा इनकी रिएक्शन होगी। और यहाँ बीच से क्या निकल जाएगा? वाटर, और लिंकेज क्या आएगी? COO। तो ये जो लिंकेज है इसका CO और यहाँ से O, तो ये लिंकेज आएगी जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये वाली लिंकेज। तो अब देखिए ये वाला O जो अटैच है इस कार्बन से अटैच है, और ये जो कार्बन है एक तरफ इथाइल ग्रुप से इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये वाला इथाइल ग्रुप हमने यहाँ नीचे दिखा दिया, ये इथाइल ग्रुप है, और आगे कनेक्ट हो जाएगा CS2COH से, तो इसके आगे ये दिखा दिया CS2 और ये C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से फिर इसका OH नेक्स्ट जो मोनोमर होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, उसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर निकल के यहाँ फिर एस्टर लिंकेज बन जाएगी। तो इस तरह से एक कनेक्टिविटी आ जाएगी। ये वाला जो कार्बन है इसका OH ग्रुप, और जो हाइड्रोक्सिल यहाँ पे ये वाला ग्रुप होगा कार्बोक्सिल ग्रुप 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक का, इस साइड आप मान के चल पड़े एक और ऐसा ही मोनोमर है, उसका यहाँ COH ग्रुप और इसका OH रिएक्ट करेंगे। तो ये वाला कार्बन इसके पास एक CH3 ग्रुप जो हमने यहाँ दिखा दिया, और इस साइड ये इस तरह से चेन जुड़ती चली जाएगी। और इसकी हम लिंकेज का जिक्र करें, यहाँ तक हम आ गए। इस C के पास एक तरफ CH3 है, ये दिखा है CH3, ये OH ग्रुप इस साइड कनेक्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करके, ये, और यहाँ पे इस C के पास एक साइड CS2COH है, तो ये हमने CS2 दिखाया। जो COH ग्रुप है वो इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, ये निकाल दिया, रेस्टर लिंकेज बना दी। ये जो C है यहाँ पर, ये C वो ये वाला कार्बन है, और इस कार्बन के एक तरफ आ जाएगा इथाइल ग्रुप जो हमने नीचे दिखा दिया, और एक साइड आ जाएगा यहाँ CS2COH, तो ये CS2 और इसका C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि इस साइड फिर से ये एस्टर लिंकेज दिखा देगा, इस साइड जो मोनोमर होगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड उसके साथ मिल करके, तो ये बन जाएगा PHBV। अब जो यहाँ ये वाला एसिड आपने लिया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड जिसको आप कह रहे हैं, तो ब्यूटेनोइक एसिड यानी ब्यूटायरिक एसिड है, तो इसलिए ब्यूटाइरेट आया, और ब्यूटाइरिक एसिड का एस्टर बन रहा है तो ब्यूटाइरेट। इसी तरह यहाँ पर आपके पास वैलेरिक एसिड है, वैलेरिक एसिड हम जनरली किसको 5 कार्बन वाले को कहेंगे, ब्यूटाइरिक एसिड 4 कार्बन वाले को कहेंगे। तो यहाँ पर 5 कार्बन वाला क्या हो गया, वैलेरिक एसिड, और उससे जो एस्टर बनेगा वो क्या हो जाएगा, वैलिडेट, और इनके पास OH ग्रुप है इसलिए यहाँ पर बोल दिया गया हाइड्रोक्सी। अब ये हाइड्रोक्सी किस पे लगा हुआ है, ये वाला कार्बन अल्फा COH ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन को अल्फा का है और उससे नेक्स्ट वाले को बीटा का है, तो इसलिए ये बीटा हाइड्रोक्सी, और ये वाला भी क्या आ गया यहाँ पर, अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी। और जब ये कनेक्ट होंगे तो एस्टर लिंकेज हो जाएगी, इसीलिए तो नाम दिया गया है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट का पॉलीमर। जो पॉलीमर बना है उसमें क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, ये जो यूनिट बन रही है एस्टर लिंकेज बन रही है, इसी वजह से इनको ब्यूटाइरेट और वैलिरेट कहा गया है। और हाइड्रोक्सी जो यहाँ बोला गया है वो OH ग्रुप के लिए कहा गया है, क्योंकि ये कहाँ पर है, OH ग्रुप बीटा पोजीशन पे, ये कार्बन अल्फा ये बीटा, ये वाला कार्बन अल्फा ये बीटा। सो द नेम इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और कोपॉलीमराइजेशन किसके साथ हो जाएगी, बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट,
ये कोपोलिमराइज होकर के ये बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर एस्टर लिंकेज की वजह से इनको 8 नाम दिया गया है। अगर यूज़ का हम जिक्र करें तो स्पेशलिटी पैकेजिंग में इसका यूज़ किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, ऑर्थोपेडिक बोन से रिलेटेड होते हैं, ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। एंड इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स, कैप्सूल जो आप सभी ने देखे होंगे, कैप्सूल की जो कवरिंग होती है, मेडिसिन तो कैप्सूल के अंदर होती है, आपने कभी कैप्सूल को ओपन करके देखा हो तो अंदर मेडिसिन होती है, और कैप्सूल की जो कवरिंग होती है वो पीएचबीवी की बनी होती है। जब कैप्सूल को हम लेते हैं तो अंदर जाके पहले वो जो कवरिंग है वो डिग्रेड होती है, उसके बाद मेडिसिन रिलीज होती है, इसलिए इसको कहा गया है इन कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स। तो कैप्सूल की जो कवरिंग बनती है वो पीएचबीवी की बनती है। PHBV undergoes bacterial degradation in the environment because this is biodegradable polymer। अब हम लेकर के चलते हैं पॉलीअमाइड नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 2 क्यों कहा गया है? क्योंकि एक मोनोमर में 2 कार्बन होंगे और एक मोनोमर में 6 कार्बन होंगे, तो इसके मोनोमर्स क्या हो जाएंगे? ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, और दूसरा हो जाएगा अमीनो कैप्रोइक एसिड, ये वाला आ जाएगा आपके पास। दो इसके मोनोमर हो जाएंगे। आईयूपीएसी नेम का जिक्र करें तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या आ जाएगा? 2 अमीनो इथेनोइक एसिड, और इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? 6 अमीनो हेक्सेनोइक एसिड। तो इसके मोनोमर हो जाएंगे, आपको पता है एक के पास कार्बोक्सिल ग्रुप है, दूसरे के पास NH2 ग्रुप है, तो यहाँ अमाइड लिंकेज हो जाएगी। तो N मॉलिक्यूल जिसके लिए, N इसके लिए, 20 से 2N-1 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और लिंकेज क्या आ गई यहाँ से? ये NH इसका H, यानी ये कह सकते हैं हम यहाँ NH2 है, यहाँ COH है, तो यहाँ से OH और यहाँ से H यानी वाटर निकलेगा, और लिंकेज क्या आएगी? CONH, अमाइड लिंकेज आ जाएगी, ये जो दिखा रखी है यहाँ पर, ये अमाइड लिंकेज। तो इसका यहाँ से NH2 का H किसी दूसरे अमीनो कैप्रोइक एसिड के COH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ क्या आएगा? NH, ये दिखा दिया NH, फिर ये CH2 ग्रुप, यहाँ पे COH और इसका NH2 ग्रुप, बीच से वाटर निकलेगा, CONH, ये वाली लिंकेज आ गई CONH, फिर ये CH2 5 टाइम्स, ये आगे 5 मिथाइलिन ग्रुप आपके पास, और फिर COH है, ये यहाँ कोई ग्लाइसिन मॉलिक्यूल होगा उसके NH2 ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा, अमाइड लिंकेज बनेगी, तो यहाँ दिखा दिया C डबल बॉन्ड हो, इस साइड जुड़ते चले जाएंगे, तो ये बन गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। यूज़ किया जाता है रोप्स और पैरासूट्स बनाने में, इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे टूथ ब्रशेस जो होती हैं उनके ब्रिसल्स बनाए जाते हैं। स्ट्रिंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग बनाई जाती हैं। एंड यूज्ड इन हॉइजरी एंड नीटेड गारमेंट्स, उनमें इसका यूज़ किया जाता है जो हाथ से बुनाई करके गारमेंट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 का यूज़ किया जाता है। ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और ये पॉलीअमाइड है। इनके अलावा और भी होते हैं बायोडिग्रेडेबल, आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, नॉलेज के लिए बता दें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम डेक्स्ट्रॉन बोलते हैं, कॉमर्शियली उसका डेक्स्ट्रॉन नाम दिया गया है, और उसके शूचर्स बनाए जाते हैं जो स्टिचिंग के को वाउंड करने के काम आते हैं। आपने आजकल सुना होगा कि कभी किसी को कोई इंजरी हो जाए तो डॉक्टर लोग आजकल स्यूचर लगाते हैं, टाके लगाते हैं, और टाके लगा के ये बोल देते हैं कि अपने आप ही निकल जाएंगे, अपने आप ये चले जाएंगे, यानी वो जो शूचर बनाए जाते हैं, टाके जिसको आप लोग बोलते हैं, वो डेक्स्ट्रोन के बनाए जाते हैं, और ये बायोडिग्रेडेबल है जो कि बॉडी के अंदर सप्ताह भर में अपने आप डिग्रेड हो जाते हैं, और जब डिग्रेडेशन होंगे तो उनकी हाइड्रोलाइसिस होगी और वो नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो कि बॉडी से अपने आप बाहर निकल जाते हैं, कोई बॉडी को हार्म कॉज नहीं करते। पहले क्या होता था, जैसे डॉक्टर कहते कि भी स्टिच किया है तो ये कहा जाता था कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम, उनसे टाके निकलवाने हैं, ऐसा सुनते थे ना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या यूज़ करते हैं वो डेक्स्ट्रोन यूज़ करते हैं शूचर्स के लिए, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, और उसका नाम अगर हम कहें तो उसको हम कहते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। यानी मोनोमर क्या हो गए डेक्स्ट्रॉन के? डेक्स्ट्रॉन के मोनोमर आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड आ जाएगा। ग्लाइकोलिक एसिड को अगर आप आईयूपीएसी नेम कहें तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड में ये जो NH2 ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, तो वो बन जाएगा आपके पास ग्लाइकोलिक एसिड, दैट इज 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, दिस इज 2 अमीनो इथेनोइक एसिड। तो यहाँ OH लगा दो तो वो बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी इथेनोइक एसिड, और एक उसमें यूज करते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या आ जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड,
2 हाइड्रोक्सी एसिड यानी COH, फिर CH पे एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसका यूपीएससी आप लिखेंगे लैक्टिक एसिड का, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ओइक एसिड। तो एक ग्लाइकोलिक एसिड, एक लैक्टिक एसिड, इनकी पॉलीमराइजेशन आप करके देखिए अपने आप, उसी तरह हो जाएगी जैसे आपने PHBV में की थी, यानी एस्टर लिंकेज बनती चली जाएगी, और इससे जो आपके पास पॉलीमर बनेगा उसको हम कहते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, और कॉमर्शियली उसको हम डेक्स्ट्रॉन कह देते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर है, शूचर्स बनाने के काम आता है। शूचर्स क्या होते हैं? जो स्टिच करने के काम आते हैं। ऑपरेशन के बाद जो वाउंड्स वगैरह हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उनकी स्टिचिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है थ्रेड, उसको हम शूचर्स बोलते हैं, और वो बनाए जाते हैं पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पॉलीलैक्टिक एसिड के। बायोडिग्रेडेबल है, 1 सप्ताह के अंदर अपने आप ये बॉडी के अंदर डिग्रेड हो जाते हैं और कोई भी टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स नहीं बनाते, और फिर बॉडी को बगैर हार्म किए बॉडी से ये बाहर निकल जाते हैं। तो डेक्स्ट्रॉन भी ध्यान रखना, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलीलैक्टिक एसिड, मोनोमर glycolic acid and lactic acid. So this is all about the biodegradable polymers.